नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बूढ़ी विधवा सास का कठोर फैसला। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह विमला जी रोज की तरह मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई थी। वह रोज नियम से मंदिर जाती थी। कमरे का दरवाजा खोलकर वो जैसे ही मंदिर जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली, उनकी बहू गुस्से से लाल पीली होती हुई उनके पास आई और बोली, क्यों माँ जी, आपने अपने बाल धूप में सफ़ेद किए हैं क्या? जो आप इतना भी नहीं समझती कि बहू बेटे सोए हैं तो सुबह सुबह खटर पटर ना करें। अरे आखिर आपको तकलीफ क्या है जो सुबह सुबह सोने भी नहीं देती? मैं तो आपके रोज रोज की खटर पटर से परेशान हो गई हूँ। आप तो रोज नहा धोकर मंदिर चली जाती हो और मुझे अकेले ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, कल से मंदिर से आकर झाड़ू पोछा करके बर्तन भी धो देना, तभी आपको चाय नाश्ता मिलेगा, वरना आप भूल जाइए चाय नाश्ते को। जब तक आप काम नहीं करेंगी आपको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा, कहकर बहू अपने कमरे में चली गई। दरअसल विमला जी तो कभी भी सुबह देर तक नहीं सोती थी और ना ही कोई काम किसी के ऊपर टालती थी। वह अपना सारा काम स्वयं ही करती थी, लेकिन उनकी बहू को उनका मंदिर जाना पसंद नहीं था। उसको लगता था कि जितनी देर आप मंदिर में लगाती हो उतने में आप घर के काम भी तो कर सकती हो, लेकिन वो अपनी बहू की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। आज विमला जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उन्होंने अपनी तबीयत के बारे में बेटे बहू दोनों को बताया था, लेकिन दोनों ने ही उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनका बेटा पंकज जब भी अपनी माँ की तबीयत के बारे में कहता तो रजनी उसे यह कहकर चुप करा देती कि मैं माँ जी का पूरा ध्यान रखती हूँ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए वह भी अपनी माँ की तबीयत के बारे में निश्चिंत था। विमला जी का विवाह 13 साल की उम्र में ही रामेश्वर जी के साथ हो गया था। तब विमला जी यह भी नहीं जानती थी कि मायका क्या होता है और ससुराल क्या होता है। उनके मन में सभी के प्रति निश्चल प्रेम भरा हुआ था। उनका यही व्यवहार उनके ससुराल वालों के मन को मोह लेता था। विमला जी की सुंदरता का मुकाबला करना उनके परिवार और गांव वालों की किसी भी महिला के बस की बात नहीं थी, क्योंकि वह जितनी शक्ल सूरत से सुंदर थी उतनी ही मन से और व्यवहार से भी सुंदर थी। यहाँ तक कि उनकी बहू रजनी भी उनके सामने उतनी सुंदर नहीं दिखती थी। यही बात रजनी के सामने ही कुछ लोग विमला जी से कह देते थे। उनकी बातें सुनकर तो रजनी के तन बदन में मानो आग ही लग जाती थी। इसलिए वह खुद आराम फरमाती और ज़्यादा से ज़्यादा काम विमला जी से ही करवाती। विमला जी भी अपने घर के काम करने में कैसी शर्म, ऐसा सोचकर हमेशा काम करने में लगी रहती। लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए थे, उन्हें चक्कर आ रहे थे, इसलिए वे काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन उनकी बहू रजनी ने तो घर पर तांडव ही मचा रखा था। फिर भी विमला जी से जितना बनता वो उतना काम करती रही। लेकिन जब ज़्यादा ही तबीयत खराब रहने लगी तो एक दिन वो अपने बिस्तर से ही नहीं उठ पाई। रजनी फिर से बड़बड़ करती हुई उनके कमरे में गई। वहां जाकर देखा तो विमला जी की आंखें खुली की खुली थी, सांसें भी धीरे धीरे चल रही थी और हाथ पैर भी नहीं हिला पा रही थी। अपनी सासू माँ की हालत देखकर हमेशा बड़बड़ करने वाली रजनी आज घबरा गई और रोती हुई अपने पति पंकज को बुलाने लगी और उसने बताया कि माँ जी की तबीयत बहुत ही खराब है, चलो इन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। पंकज ने एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया।
एम्बुलेंस भी तुरंत ही आ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। अब पंकज डॉक्टर से रो रो कर बोला, सर मेरी माँ का इलाज अच्छे से अच्छा कीजिएगा, पैसों की चिंता मत कीजिए। डॉक्टर ने उन्हें दिलासा दिया और बिमला जी का इलाज शुरू किया तो पता चला कि बिमला जी को ब्रेन हैमरेज हो गया है। पंकज ने अपनी माँ की सेवा बहुत मन से की। पूरे 15 दिनों बाद बिमला जी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब रजनी को पता चला कि बिमला जी के इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए हैं तो वह बिमला जी के साथ सीधे मुंह बात नहीं करती थी, वह उन्हें हमेशा ताने देती रहती थी। जबकि पंकज ने एएसआई की तरफ से जितना खर्च अस्पताल में हुआ था उसका सारा बिल लगाकर पैसे ले लिए थे। जब इस बात का पता रजनी को बाद में चला फिर भी उसने बिमला जी से माफ़ी मांगना तो दूर, उसने उन्हें ताने देना भी नहीं छोड़ा। बहू के तानों से परेशान होकर बिमला जी ने एक दिन अपनी सहेली कमला को फ़ोन लगाया। कमला जी ने बातों ही बातों में बिमला जी को बताया कि वो अपना डेली रूटीन का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालती हैं जिससे उनको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद और भी इधर उधर की बातें की और फ़ोन काट दिया। उस दिन बिमला जी को अपनी सहेली से बात करके अच्छा लग रहा था, इसलिए वे थोड़ी खुश नज़र आ रही थी। बिमला जी को खुश देखकर रजनी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह अब बिमला जी पर दिन प्रतिदिन ज्यादा जुल्म ढाने लगी। एक तो बीमारी के कारण बिमला जी वैसे भी परेशान रहती थी और दूसरी तरफ अपनी बहू के रोज रोज की खटपट से ज्यादा परेशान रहने लगी। तभी उन्हें अचानक याद आया कि उनकी सहेली कमला ने YouTube के बारे में कुछ कहा था जिसके माध्यम से पैसे कमाए जा सकते हैं। उन्होंने दूसरे दिन फिर से कमला को फ़ोन लगाया और पूछा कि YouTube के बारे में क्या बता रही थी। तब कमला ने कहा, तू ऐसा कर, 1-2 दिन के लिए मेरे पास आ जा, मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगी, फिर तू भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। बिमला जी ने कमला से बात तो कर ली लेकिन उन्हें डर भी लग रहा था कि वे क्या बोलकर घर से बाहर जाएंगी, क्योंकि उनका एक बेटे के अलावा और कोई भी सगा नहीं था जिनके घर वे 2-4 दिनों के लिए जाकर रह सकें। तभी रजनी ने बिमला जी को बताया कि उनका बेटा ऑफिस के काम से दूसरे शहर 20 दिन के लिए जा रहा है, वो भी ऑफिस की तरफ से ही जाएंगे, घर नहीं आएगा। बेटे के बाहर जाने की बात सुनकर बिमला जी मायूस हो गई, क्योंकि बेटा के रहते बहू कुछ हद तक तो ठीक ही रहती थी। अब बेटे के नहीं रहने के से पता नहीं कैसा व्यवहार करेगी। वे यह सब सोच ही रही थी कि रजनी की जोरदार गर्जना भरी आवाज आई, माँ जी क्या आप बेटे के जाने का मातम मनाने लगी? जो यह समाचार सुनते ही पत्थर हो गई। क्या तुम्हारा बेटा तुम्हें खाना बनाकर खिलाता है या मैं, जो इतनी उदास हो गई। बिमला जी बोली, बहू अभी तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। जिस दिन तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे और 1 घंटे के लिए भी तुमसे दूर हो जाएंगे तब पता चलेगा माँ बेटे का प्यार क्या होता है। मुझे तो लगता है इस दुनिया में सिर्फ एक दूसरे से प्यार करने वाले आप दोनों ही माँ बेटा हो। हम भी तो किसी की बेटी है ना, हम भी तो अपने माँ बाप को छोड़कर आए हैं यहाँ, तो क्या हमारे बाबा हमसे प्यार नहीं करते? बिमला जी ने उससे और ज़्यादा जबान लड़ाना उचित नहीं समझा और वहाँ से उठकर जाने लगी तो रजनी को लगा कि बुढ़िया मुझे बेवकूफ़ समझ रही है। ऐसा सोचकर उसने बिमला जी का हाथ पकड़ा और पीछे खींचकर मरोड़ दिया और बोली, क्या बुढ़िया, मैंने तुझसे सवाल किया तो तू जवाब दिए बिना ही यहाँ से जाने लगी।
क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो अकेली बड़बड़ कर रही हूँ और तू महारानी की तरह अपने कमरे में जाकर आराम करेगी? तुझे शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? विमला जी कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बहू ने ऐसा बतंगड़ क्यों बनाया, जबकि अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उन्होंने अब अपने मन में ठान लिया था कि बहू को जैसा मन करे वह अपनी मर्जी से रहे ताकि घर में किसी प्रकार का कोई कलह ना हो। लेकिन रजनी का इरादा तो कुछ और ही था। वह समझ गई थी कि अब बुढ़िया को अपने साथ रखने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब तो उन्हें आए दिन बीमारी लगी रहती है, इसलिए दवाई गोली और अस्पताल दिखाने में सिर्फ उन्हीं के पैसे खर्च होने वाले हैं। उससे अच्छा तो यह होगा कि इस बुढ़िया को कैसे भी करके इनके श्रवण कुमार बेटे के आने से पहले ही घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लेकिन कैसे, यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था बहू ने सास को चंद रुपयों के लिए बेच दिया। उसने भी अपना खुरापाती दिमाग लगाया और ऐसे नंबर की तलाश में लग गई जो ऐसे गिरोह का मालिक हो, जो मानव तस्करी का काम करता हो। फिर एक दिन ऐसा आया कि रजनी को भी आखिरकार एक नंबर सोशल मीडिया से मिल ही गया जो मानव तस्करी का काम करता था। उसने उससे संपर्क किया और अपनी सास की 3-4 फोटो उसको भेज दी और यह बता दिया कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जिस दिन रजनी उस गिरोह के मालिक से पैसे लेकर विमला जी को उसे सौंपने वाली थी, उसी दिन विमला जी ने उन दोनों की बात सुन ली थी। रजनी उस आदमी से कह रही थी कि मैं अपनी सासू माँ को इलाज करवाने के बहाने मैं उन्हें अस्पताल लेकर आऊंगी, तो तुम भी वहां आ जाना। डॉक्टर से मिलकर मैं उन्हें बेहोश करवा दूंगी, फिर तुम्हें आगे कोई परेशानी नहीं होगी। विमला जी ने जब उनकी सारी बातें सुनी तो उन्होंने अपनी बहू से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कुछ कपड़े और कुछ रुपए जो उनके पास थे उन्हें एक पोटली में रखा और उस घर से निकल गई। इत्तेफाक से वह जैसे ही अपने घर से निकली एक ऑटो रिक्शा वाला उन्हें मिल गया। वह उस ऑटो रिक्शा में बैठी और सीधे अपने मामा के गांव जाने के लिए निकल गई क्योंकि उस गांव के बारे में ना ही रजनी जानती थी और ना ही उनका बेटा पंकज जानता था, क्योंकि बिमला जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उनके पति के गुजर जाने के बाद उनके सभी रिश्तेदारों ने उनसे मिलना जुलना इसलिए बंद कर दिया था कि कहीं वह उनसे कोई मदद ना मांग ले। बिमला जी भी स्वाभिमानी थी, उन्होंने भी रूखी सूखी रोटी खाकर अपना और अपने बेटे का पेट भर लिया, लेकिन उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लेकिन आज बहू की इन हरकतों से वे अंदर तक टूट गई थी और मजबूरन उन्हें ऐसी जगह जाना पड़ रहा था जहां वे कभी नहीं जाना चाहती थी। विमला जी ऑटो में बैठी बैठी गम के सागर में डूब गई और चिंता के समुद्र में गोते खाने लगी कि आखिर वह वहां जाकर क्या कहेंगी, उन्हें कोई पहचानेगा भी या नहीं, वह अपना यहाँ आने का क्या कारण बताएंगी। यह सोचते सोचते वह रोती भी जा रही थी। तब तक रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई। ऑटो वाला बोला, मैडम रेलवे स्टेशन आ गया, उतरिए। विमला जी हड़बड़ाकर हाँ हाँ कहते हुए उतरी और उसे पैसे देकर आगे बढ़ी। वहां जाकर उन्हें पता चला कि उनके मामा के गांव जाने वाली ट्रेन 7 घंटे लेट है।
तब उन्हें अपनी सहेली कमला की याद आई। उन्होंने पीसीओ से अपनी सहेली कमला को फोन लगाया और उसके घर चली गई। कमला जी ने बिमला जी का दिल से स्वागत किया। उन्होंने बिमला जी की हालत देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गई। जिस औरत को लोग विश्व सुंदरी की उपाधि दिया करते थे, आज उसकी हालत एक भिखारिन से भी ज्यादा बदतर हो गई है। उन्होंने सबसे पहले बिमला जी को नहाने के लिए कहा और अपने साफ सुथरे कपड़े सलवार सूट उन्हें पहनने के लिए दिया। बिमला जी सलवार सूट को देखकर मना करने लगी कि अब उनकी उम्र हो गई है, अब वे साड़ी ही पहनेंगी। तब कमला जी ने कहा, देख बिमला, मैं भी तो तेरी उम्र की ही हूँ ना, मैं भी तो सलवार सूट ही पहन रही हूँ और यहाँ तो तुझे कोई जानता भी नहीं है, फिर तुझे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। चल एक बार मेरे लिए तो पहन ले, फिर अच्छा ना लगे तो अपनी साड़ी ही पहन लेना। बिमला जी अपनी सहेली का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए उनके शब्दों का मान रखने के लिए उनका सलवार सूट पहन लिया। जब उन्होंने वह सूट पहना और तैयार हुई तो इतनी सुंदर दिखने लगी कि जैसे किसी कॉलोनी की लड़की हो। उस दिन कमला ने बिमला जी को दिन भर सलवार सूट पहनाकर ही रखा और दोनों सहेलियां इधर उधर की ढेर सारी बातें करने लगी। फिर कमला जी ने बिमला जी से पूछा, बिमला, तूने अपने बेटे बहू के बारे में नहीं बताया, वे लोग तुझे अच्छे से तो रख रहे हैं ना? बिमला जी बेटे बहू का नाम सुनते ही मायूस हो गई। उनका हंसता खिलखिलाता चेहरा मुरझा सा गया। कमला जी समझ गए कि बिमला के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है, तभी उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है और अपने बेटे बहू का नाम सुनते ही उदास हो गई हैं। उन्होंने बिमला जी का हाथ अपने सर पर रखा और कहा, विमला, तुझे मेरी कसम सच सच बता, ऐसी कौन सी बात है जो तुझे खाए जा रही है? जब से तू आई है, जब जब मैंने तेरे बेटे बहू के बारे में बात की, तेरे चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। क्या हुआ है? बता तो सही। हो सकता है तू मुझे बताएगी तो शायद कोई हल निकल जाए। बिमला जी का कमला जी के अपनेपन भरे शब्दों से मन भर आया और वह उनसे लिपटकर दहाड़े मार मार कर रो पड़ी और उन्होंने उन्हें वह सारी बातें बता दी जो उनकी बहू रजनी ने उनके साथ किया था और यह भी बताया कि अगर आज वो अपने घर से निकलकर नहीं भागती तो वह उन्हें किसी बिचौलिए के हाथ बेच देती तो उसे दोहरा फायदा होता। एक तो उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते, दूसरे उसे मुझ बुढ़िया की सेवा भी नहीं करनी पड़ती। कमला जी ने कहा, देख बिमला, अब मैं जो बोलने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुन। तेरे पास जो ऑप्शन है, पहला ये कि तू अपने बेटे बहू पर मुकदमा करके अपना घर और हक ले सकती है और दूसरा ये कि यूट्यूब एक ऐसा इनकम का सोर्स है जहां हम डेली रूटीन के वीडियो बनाकर डालें तो वहां से भी इतने पैसे कमा सकते हैं कि अपना खर्च तो निकल ही सकता है। या फिर कोई ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर या खाना बनाकर वीडियो डाल सकते हैं। ये अपनी रुचि पर निर्भर करता है। अब तू सोच कौन सा रास्ता तुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। बिमला जी बोली, कमला, तुम मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो, मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी। कहकर बिमला जी थकान अधिक हो जाने की वजह से सोने चली गई और कमला जी को सामान लेने बाजार चली गई। कमला जी जब शाम को वापस घर आई तो देखा घर के दरवाजे के सामने दीपक जल रहा है। घर साफ सुथरा लग रहा है। घर के अंदर से अगरबत्ती की सुगंध आ रही है। कमला जी का मन बहुत प्रसन्न हो गया। उन्हें एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह कोई छोटी बच्ची हैं और बिमला जी उनके माँ हैं जो शाम की पूजा करके घर को इतना साफ सुथरा कर दिया है, क्योंकि कमला जी कई सालों से अकेली ही रहती थी। उनके साथ बात करने के लिए
कोई भी नहीं था उनके घर में उनके अलावा, इसलिए वो अकेली थी। उनके 2 बेटे हैं, लेकिन दोनों विदेश में रहते हैं। दोनों ही अपने अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि अपनी माँ से बात करने का भी किसी को समय नहीं मिलता। इसलिए कमला जी का यूट्यूब पर वीडियो डालना और सोशल मीडिया में लोगों से जुड़े रहना, यही उनका डेली रूटीन का काम हो गया था। उन्होंने अब सोशल मीडिया के लोगों को ही अपना परिवार मान लिया था, लेकिन बिमला जी के आ जाने से उन्हें फिर से नए सिरे से जीवन जीने की आस जाग गई थी। इसलिए उन्होंने बिमला जी के लिए भी एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन खरीद कर ला दिया और बिमला जी की आंखों पर पट्टी बांधकर उनके हाथों में मोबाइल का डिब्बा पकड़ाकर पूछा, अब बताओ बिमला, ये क्या चीज़ है? अगर तुमने सही से इसका नाम बता दिया तो समझो यह चीज़ तुम्हारी हो जाएगी और तुम्हें मिल जाएगी। बिमला जी ने उस डिब्बे को खूब उलट पलट कर महसूस करने की कोशिश की, लेकिन बिना देखे समझ नहीं आ रहा था कि वह डिब्बा किस चीज़ का है। जब बिमला जी नहीं बता सकी तो कमला जी ने कहा, देख बिमला, ये चीज़ तो वैसे है तेरे ही लिए, लेकिन अब तू बता तो नहीं सकी, इसलिए मैं तेरे आँख की पट्टी को खोलूंगी, लेकिन तुझे इस सामान के बदले 5 थप्पड़ खाने होंगे क्योंकि तूने इसे पहचाना नहीं। बिमला जी बोली, अच्छा बाबा मार लेना, लेकिन मेरी आंख तो खोल। अब कमला जी ने बिमला जी की आंखों की पट्टी खोली। बिमला जी ने जब मोबाइल का डिब्बा देखा तो वो दंग रह गई। उन्होंने कहा, कमला, तूने इतना महंगा मोबाइल फ़ोन मेरे लिए खरीदा है, वह भी मुझसे बिना पूछे। अरे चल, वो सब बातें बाद में, पहले तू मेरी मार तो खा ले, कहकर वह उन्हें मारने दौड़ी। तो बिमला जी भी कम चालाक नहीं थी, वह भी इधर से उधर भागने लगी। दोनों सहेलियां ऐसे खेल करने लगी जैसे 5 साल के बच्चे हों। जब दोनों थक गई तब एक जगह बैठ गई और दोनों एक दूसरे से गले लगकर बोली, अब हम दोनों एक दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बिमला जी ने भी हामी भरी। अब कमला जी ने बिमला जी को एक एंड्रॉयड फ़ोन को गिफ्ट के रूप में दिया, क्योंकि वह जानती थी बिमला जी को ऑप्शन नंबर 2 ही पसंद आएगा, क्योंकि बिमला बहुत ही कोमल दिल वाली है। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। बहू को सजा दिलाने के लिए बेटे को दुखी नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने उनके लिए एक मोबाइल ही ला दिया ताकि वह भी कोई वीडियो बनाकर डालें और अपना खुद का खर्च उठा सके। विमला जी की शादी कम उम्र में हो जाने के कारण उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। हालांकि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन घर गृहस्थी, सास ससुर और पति बच्चे के बीच में ही फंसकर रह गई। इसलिए घर के काम निपटाने के बाद वे ज़्यादातर भजन गाया करती थी। उन्होंने कमला जी से कहा कि वे भजन गाकर YouTube में वीडियो बनाकर डालना चाहती हैं, तो कमला जी ने उनके लिए सारा सेटअप तैयार कर दिया। अब तो दोनों सहेलियां मिलकर घर के सारे काम करती। उसी बीच कमला जी वीडियो भी बनाती, क्योंकि वे डेली रूटीन का वीडियो बनाती थी। वहीं बिमला जी सारे काम निपटाने के बाद एक से बढ़कर एक भजन उन्हें मुँह जुबानी याद थे, उन्हें गाकर वीडियो बनाती थी। कमला जी ने बिमला जी को सिखा दिया कि किस तरह से वीडियो अपलोड किया जाता है। बिमला जी के केवल 6 वीडियो ही अपलोड हुए थे और वीडियो वायरल होने शुरू हो गए। उनके चैनल में जो प्रोसेस होनी थी कमला जी ने सारी प्रोसेस कर दी थी और दूसरे महीने से ही उन्हें पैसे मिलने शुरू हो गए। अब तो कमला जी और बिमला जी दोनों ही प्रसन्न रहने लगी। एक दिन रजनी ने मोबाइल में देखा कि उसकी सास भजन वाले वीडियो डाल रही है और सारे वीडियो पर
मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं तो उसकी हालत तो ऐसे हो गई मानो काटो तो खून नहीं, क्योंकि उसने अपने पति से कह दिया था जब वह ऑफिस के काम से बाहर गया था तब उसकी माँ ने इतना उपद्रव मचाया था कि वह अपना आपा ही खो बैठी थी, क्योंकि ब्रेन हेमरेज के कारण वह पागल हो गई और चार लोगों के पकड़ने से भी कोई उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था और अपने आप को छुड़ाकर ऐसे भागी कि कहाँ गई किसी को पता ही नहीं चला। बेचारा उनका बेटा पंकज अपने आप को ही अभी तक दोषी मान रहा था कि काश वह अपने ऑफिस के काम से बाहर ना गया होता तो शायद उसकी माँ उसके पास उसके साथ होती। वो अपने आप को अपनी माँ को खोने का दोषी मानता रहता था और दुखी होता रहता था, लेकिन जब रजनी ने विमला जी का वीडियो देखा तो उसने तो अपने मोबाइल से उसे हटा दिया और जब पंकज घर आया तो उसके मोबाइल से भी सर्च करके उनके चैनल को ही हटा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई को कितना भी छुपा लो कभी न कभी सामने आ ही जाती है। बस यही हुआ रजनी के साथ भी। कुछ दिन यूं ही बीतने के बाद रजनी भी भूल गई कि उसके सास का भी कोई चैनल है, लेकिन पंकज के ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी जो पंकज की माँ विमला जी को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने पंकज से कहा, सर देखिए ये आपकी माता जी ही है ना, कितना सुंदर भजन गा रही हैं और इनके वीडियो कितने तेजी से वायरल हो रहे हैं। पंकज ने ललचाई आंखों से देखते हुए कहा, दिखाओ। और जब पंकज ने देखा तो देखता ही रह गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर उस कर्मचारी ने उसे ढांढस बताया कि वे शांत हो जाएं। पंकज का उस दिन से किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि रजनी बोल रही थी कि उसकी माँ पागल हो गई है और इतनी बेसुध हो गई है कि 4 लोगों के पकड़ने से भी वह नहीं रुकी, लेकिन माँ तो इतने शांत मन से भाव विभोर होकर भगवान का भजन गा रही हैं। वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था कि रजनी सच बोल रही है या झूठ, क्योंकि हो सकता है माँ इतने दिनों तक शायद किसी अस्पताल में रहकर इलाज के दौरान ठीक हो गई हो, लेकिन उनका इलाज कौन करवाएगा, क्योंकि माँ का तो मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। और अगर माँ ठीक है तो घर वापस क्यों नहीं आई, माँ कहाँ पर है और कहाँ बैठकर इतने शांति से भजन गा रही हैं। वह दिन रात सिर्फ अपनी माँ के बारे में ही सोचता रहता। रजनी अपने पति के बदले व्यवहार से परेशान थी कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। वह उसे बार बार पूछती कि क्या हुआ है, लेकिन पंकज रजनी से कुछ नहीं कहता। रजनी ने अपने स्तर से उसके ऑफिस में भी फोन करके पूछा कि पंकज के साथ क्या हुआ है, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन पंकज के मोबाइल में कमला जी का ब्लॉग वाला वीडियो आया। उसमें विमला जी भी थी। विमला जी कमला जी के साथ सगी बहन की तरह हंसी ठिठोली मस्ती मजाक करती हुई वीडियो में दिखाई दी। पंकज के मन में एक तसल्ली थी कि उसकी माँ जहाँ भी है खुश है, लेकिन वह अपनी माँ से मिलना चाहता था। एक दिन कमला जी और विमला जी अपनी कुछ सहेलियों के साथ समुद्र किनारे घूमने गई हुई थी। वहीं पंकज रजनी और कुछ दोस्तों के साथ गया हुआ था। रजनी ने विमला जी को देख लिया, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि पंकज उन्हें देखे, नहीं तो उसके सारे पोल पट्टी खुलने का डर था। इसलिए वह कोशिश कर रही थी कि पंकज उसे ना देखे और वह पंकज को
उनसे दूर ले गई। लेकिन वही कर्मचारी जो पंकज की माँ को अच्छी तरह से जानता था, उसने विमला जी को पहचान लिया। उसने विमला जी को देखा और पंकज को फोन लगाकर बता दिया कि उसकी माँ अभी यहाँ आई हुई है, आप जल्दी से आइए वरना वो कहीं भी जा सकती है। और वो उन्हीं के ऊपर नज़र रखने लगा। पंकज रजनी को अभी आता हूँ कहकर वहाँ से चुपचाप अकेला उधर चला गया जहाँ विमला जी थी। तब तक विमला जी और कमला जी अपनी सहेलियों के साथ घूमकर वापस जाने लगी थी। जैसे ये विमला जी ने गाड़ी में अपना पैर रखा था, पंकज उनके पैर को पकड़कर रोने लगा। विमला जी हड़बड़ा कर गिरने लगी। तभी उसी कर्मचारी ने विमला जी को संभाल लिया। विमला जी ने नीचे देखा तो अपने बेटे को देखकर उनके भी आंखों में आंसू आ गए। पंकज बोला, माँ मुझे छोड़कर आप कहाँ चली गई थी और ये आंटी जी कौन है? तभी विमला जी बोली, बेटा मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी इसलिए तुम्हें और तुम्हारी दुनिया को छोड़कर बहुत दूर चली गई ताकि तुम दोनों खुशी खुशी रह सको। पंकज बोला, माँ मैं समझा नहीं आप क्या कह रही हैं? विमला जी बोली, बेटा अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो ये लो एड्रेस, इस एड्रेस में आ जाना, सारी सच्चाई पता चल जाएगी। कहकर वे दोनों गाड़ी में बैठ गईं और चली गईं। पंकज ने उस एड्रेस को चुपचाप अपनी जेब में रख लिया और रजनी को कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन पंकज अपनी माँ के बताए एड्रेस पर पहुँच गया। विमला जी ने उसे सारी बातें बता दी और यह भी कह दिया कि तुम मेरे कारण अपना रिश्ता खराब मत करो बेटा। अब मैं इतना कमा लेती हूँ कि अपना पेट आराम से भर लेती हूँ और हर महीने अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में भी कुछ दान करके आती हूँ। लेकिन पंकज तो अपनी माँ को हर संभव खुशी ही देना चाहता था, इसलिए वह कभी नहीं चाहता था कि उसकी माँ उससे दूर रहे। इसलिए उसने अपनी माँ से उस समय कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप अपने घर चला गया। विमला जी को लगा कि बेटा को भी अपनी माँ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ही हुआ उन्होंने कमला जी के पास ही रहने का फैसला किया, वरना दोबारा अपने घर अपने बेटे बहू के पास जाती तो वह जिंदगी उनके लिए नरक के समान ही होती। भले ही वह कानूनन अधिकार पूर्ण ही क्यों ना होती, लेकिन आज जो वह अपने बलबूते पर कमाकर खा रही हैं वह किसी स्वर्ग के सुख से कम नहीं है। और अपनी सहेली की तरफ देखकर उनका आभार मान रही थी कि उतने में ही उनका बेटा पंकज भी अपने सारे सामान के साथ अपनी माँ के पास पहुँच गया और उनके पैरों में गिरकर रोता हुआ बोला, माँ मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जब से मैंने सुना है कि मेरी माँ पागल हो गई है तब से मैं अपने आप को ही दोषी मान रहा हूँ और एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जो मैं आपके लिए नहीं रोया हूँ। प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से मैं आपके पास ही रहूँगा। जब मैं छोटा था तब तो आपने मुझे अपने सीने से लगा कर रखा, तो आज आप मेरे साथ कैसे छोड़ सकती हैं माँ? अपने बेटे के रोने बिलखने से विमला जी की आंखों से भी आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी। उतने में ही रजनी भी वहां आ गई। उसने भी अपनी सासू माँ के पैर पकड़े और रोती हुई बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो आप दोनों माँ बेटे के प्यार को समझ ही नहीं पाई थी। प्लीज़ माँ जी आपको जो सज़ा देनी है मुझे दे दीजिए, लेकिन अपने बेटे को मत दीजिए, क्योंकि मैंने आपके बेटे को तिल तिल कर मरते देखा है। जब से आप गई हैं इन्होंने ना ही पेट भर खाना खाया, ना ही रात भर सोए हैं, बस दिन रात कहाँ खोए रहते हैं पता नहीं। कुछ पूछने पर भी कोई जवाब नहीं देते।
और घर में आते जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं। मेरे बार बार इनके साथ बात करने पर एक दो सवाल का जवाब हाँ या ना में देते हैं, बाकी समय में केवल चुप ही रहते हैं। जब से आप गई हैं तब से मैं भी पश्चाताप की अग्नि में जल रही हूँ कि काश मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया होता। तो सास से तो हाथ धो ही बैठी, पति से भी हाथ धो बैठी, अब मेरी दुनिया ही वीरान हो चुकी है माँ जी, कहकर रजनी भी बिमला जी से रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। तीनों की हालत कमला जी से देखी नहीं गई तो उन्होंने कहा, बिमला, जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो इन्हें माफ़ कर देना, वरना मेरी हालत तो देख ही रही है। मेरे भी तो दो दो बेटे बहू हैं, लेकिन मैं अकेली हो गई हूँ। बिमला जी एक क्षण के लिए बेटे के प्यार में फिसल गई थी, लेकिन कमला जी के शब्दों ने उन्हें संभलने का मौका दे दिया। उन्होंने कहा, नहीं कमला, हमने वादा किया है ना, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तो चाहे इन्हें जहाँ रहना है रहे, जैसे रहना है रहें, लेकिन मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब पंकज बोला, तो माँ, इसमें प्रॉब्लम जैसी तो कोई बात ही नहीं है, माँ के साथ साथ मौसी भी मिल जाएं तब तो क्या कहने। और सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। अब सबकी निगाहें रजनी की तरफ थी कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, तो वह बोली, माँ जी, मुझे तो कोई ऐतराज ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे दो दो सासू माँ जो मिलेंगी, अगर छोटी सी भी गलती होगी तो दोनों तरफ से दोनों कान दोनों सासू माँ पकड़ कर खींचेंगी, तो मैं जल्दी ही समझ जाऊंगी। बिमला जी ने कहा, यह सब तो ठीक है बेटा, लेकिन हम दोनों सहेलियां इसी घर में रहेंगी और तुम अपने घर में जब तक तुम्हारा मन करेगा हमसे भले ही मिलने आ जाया करना, या हमारा मन करेगा तो हम तुमसे मिलने आ जाया करेंगे, लेकिन एक साथ नहीं रहेंगे। तब पंकज बोला, पर माँ, तब बिमला जी बोली, अरे हमें YouTube से पैसे जो कमाने हैं, तुमने वहाँ डिस्टर्ब किया तो या तुम्हारे बच्चे हमें डिस्टर्ब करेंगे तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे। सभी लोग बिमला जी की बातें सुनकर ठहाके लगाकर हंस पड़े और पंकज और रजनी अब बिना किसी बैर भाव के अपने घर चले गए। उनका और उनकी माँ का रिश्ता अच्छा हो गया, लेकिन स्वाभिमानी बिमला जी ने अपनी बहू रजनी से कभी अपनी सेवा नहीं करवाई। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।